हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 8 है ये एंड इट इज़ द लास्ट सेशन फॉर दिस लेसन। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे साइंस 2 का ही। तो सबसे पहली बात तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी शैक बाय संकेत पंडियार क्लास 9 एंड 10। ठीक है, तो अब देखिए आज का सेशन का एजेंडा क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो हम स्पीसिएशन क्या होता है ये देखेंगे और उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन क्या होता है ये देखेंगे आज के सेशन में। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। आज तो पहले लिख कर ही ला दिए क्योंकि मुझे याद नहीं रहने वाली, मुझे पता था। तो देखिए क्या है, पहली बात तो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को। अगर आपको एक्सरसाइज के सोल्यूशंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में डाल देना, तो नेक्स्ट सेशन हम उसके लिए ले लेंगे। फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 जो है आपका लेसन साइंस 2 का ही, उसे हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से। एंड मैथ्स की लेसन 1 जो है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी हॉट्स की क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चलाई है। उसका फर्स्ट सेशन हो चुका है ऑलरेडी, आप जरूर देखना क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्सडे को ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल रेस्पिरेशन का सेशन है जो कि स्पेशली नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए है, लेकिन NTSC NSC JS वगैरह के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सेशन को लाइक कर दो और शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्पीसिएशन क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, स्पीसिएशन कह लो, स्पेसिएशन कह लो, लेकिन अगर आप 7th स्टैंडर्ड से होके गुजरे हो तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि स्पीशीज नाम की एक चीज़ होती है। स्पीशीज क्या होती है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम पहले उसकी फैमिली देखते हैं, उसका हायरार्की जो रहता है ना, हायरार्की मतलब उसकी फैमिली होती है, उसका जीनस होता है, उसकी स्पीशीज होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती है जैसे क्लास होती है, फाइलम होता है। तो इसमें से एक तरीके की चीज़ है स्पीशीज, जो कि सबसे लास्ट लेवल होता है। ओके, सो सबसे बड़ा वाला लेवल से छोटा 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 करते हैं, तब सबसे लास्ट सबसे छोटा वाला जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड है स्पीसिएशन। देखिए क्या होता है, एवोल्यूशन जो है वो इससे काफ़ी रिलेटेड है। मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हो रहा है तो वो क्या होता है कि वो जो फैमिली के ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक ही फैमिली का एक ही ओरिजिन होता है और उस ओरिजिन से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। फिर उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जीनस के होते हैं और उस जीनस में भी अलग अलग स्पीशीज बनती है। ठीक है, उसके हिसाब से स्पीसिएशन होता है कि वो जो जीनस है उस जीनस में अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम ड्यू टू द एवोल्यूशन दिस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन। इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो आपको नहीं दी गई है, लेकिन इसका मैंने आपको मतलब शॉर्ट में समझा दिया। अब देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की वजह से ये क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स की नई नई स्पीशीज बनती है। Now species in the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction। तो देखिए क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने इंडिविजुअल्स देते हैं, अपने बच्चे देते हैं, और ये जो बच्चे हैं अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग चेंजेस भी हो सकते हैं, उसे हम स्पीसिएशन कह सकते हैं। नाउ ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशंस। मतलब कुछ ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस होती है। जोग्राफिकल कंडीशंस मतलब जो भौगोलिक स्थितियां होती है, जो हमारे अर्थ पे वो कहाँ पर कौन सी स्पीशीज मिलेगी ये कुछ फिक्स रहता है। जैसे कि अगर आप पिंगविन की बात करें तो आपको इंडिया में पिंगविन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको पिंगविन जो है वो पोल्स पे देखने को मिलेंगे। जहाँ तक कि अगर आप और भी कुछ जानवरों की बात करेंगे जैसे कि वेल हो गई, तो वेल आपको पानी में ही देखने को मिलेगी, लैंड पे नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी जोग्राफिकल कंडीशन आ गई ना कि पानी चाहिए, ओके, वाटर बॉडी चाहिए अगर वेल को रहना है तो। या फिर आप कह लो कि वेल जो है वो रिवर में नहीं रह सकती, वो ओशन में ही रह सकती है, वो सी में ही रह सकती है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस, या फिर और भी कई सारे एग्जांपल्स है इसके। सील्स की बात करें आप तो सील्स भी आपको पोल्स पे ही मिलेंगी। ठीक है, और अगर कैक्टस की बात करें तो कैक्टस जो है वो ज़्यादातर आपको डेजर्ट में ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कि हर एक स्पीशीज की कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशंस होती है जहाँ पे वो ग्रो करती है। दे आर फूड
हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। तो देखिए क्या है, पहली बात तो खाना, काफ़ी सारी स्पीशीज़ का अलग अलग खाना होता है, जैसा कि आपको पता है हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बिल्ली है वो घास नहीं खाएगी, है कि नहीं, बिल्ली जो है वो दूध पिएगी। तो ऐसे कई सारे फूड के अलग अलग क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फिर हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे रहता है वो ऑर्गेनिज्म, उसके हिसाब से रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने साइंस 2 में पिछले साल ये पढ़ा था इसके बारे में, जो हमारा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा वगैरह पढ़ा था ना, उसके अंदर से एक टाइप के ऐसे प्लांट्स होते हैं या प्लांट किंगडम के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिनको बच्चे देने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए वो या तो पानी में ग्रो करते हैं या तो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं वो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है। ओके, आई थिंक इट वॉज ब्रायोफाइटा, मैं भी थोड़ा बहुत भूल गया लेकिन ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब आपको समझ गया होगा। एंड पीरियड मतलब किस पीरियड में रहते हैं वो। अब ऐसा नहीं है ना कि सारी स्पीशीज एक ही टाइम पीरियड में रहती है। अब कुछ स्पीशीज पहले थी, जैसे डायनासोर था, तो डायनासोर की तो सारी ही स्पीशीज पहले रहती थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी रहता है ना। However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one। तो आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स में जब म्यूटेशन होता है, जब उन जीन्स में बदलाव होते हैं, तब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Besides geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation। तो आप देख लेते हैं कि geographical isolation और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनटीएससी एनएससीजीएस वगैरह में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, इन दोनों में हम फर्क समझते हैं। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन इस साइड पे है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो देखिए जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशंस बाय फिजिकल बैरियर। मतलब उनके बीच में एक ऐसा बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीशीज तैयार हो जाती है। जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टाइप का जो स्नेल है, वो स्नेल जो है इसके बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है। तो उसके एक साइड पे जो स्नेल्स गए उनकी स्पीशीज कुछ और हो गई, और जो दूसरी साइड पे स्नेल्स है उनकी स्पीशीज कुछ और हो गई। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि जो दो टाइप के जो स्नेल्स है उनको क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप की जोग्राफिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, या फिर उनके साथ हो सकता है कोई और टाइप के स्नेल्स का रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्नेल्स है उनकी प्रजातियां बदलती है, उनकी स्पीशीज बदलती है। जबकि यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशंस इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो देखिए क्या है, अब देखिए आपको एक चीज समझनी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जोग्राफिकल आइसोलेशन एक टाइप का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही है, ठीक है। जोग्राफिकल आइसोलेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि दो पॉपुलेशंस इस तरीके से बट जाती है कि उन दोनों पॉपुलेशंस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती। और जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के और भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, उसमें से ही एक है कि उनके बीच में एक बैरियर आ जाता है, उसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। सो आपको जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अभी फर्क समझ गया होगा, ठीक है। अब हम बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, स्पीसिएशन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फिंच रहता है ना, फिंच नाम का एक पक्षी था, उससे अलग अलग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अलग अलग स्पीसिएशन होके स्पीशीज बन गए, ठीक है। तो ये वाला जो स्पीशीज है आप उसकी बीक में फर्क देख सकते हो। तो ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीड ईटिंग है, ये वुडपेकर टाइप का है, ठीक है, और ये सिर्फ इंसेक्ट खाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, द डिफरेंस, ओके। इसे हम कहते हैं स्पीसिएशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब ह्यूमंस में कैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस कैसे फॉर्म हुए, मतलब इसके बारे में तो रिसर्च आज तक चल रही है, ओके। So we cannot be sure about 100% about anything which we are tackling here, okay? तो देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपके, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है पूरा चार्ट, ठीक है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के लिए, ठीक है। तो इससे इस
जो ये स्पेसिफिक पिक्चर है इसको आपको जरूर लर्न करना है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेमर्स, ठीक है, लेमर्स नाम के एनिमल्स होते थे और ये कब थे, ये थे 7 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है, 7 करोड़ साल पहले लेमर्स जैसे एनिमल्स हुआ करते थे। उसके बाद आए इजिप्टोपिथेकस, ठीक है, उसके बाद आए इजिप्टोपिथेकस जो कि थे 4 करोड़ साल पहले। 4 करोड़ साल पहले कौन आए, इजिप्टोपिथेकस आए। उसके बाद कौन आए, ड्रायोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस कब आए, 2 करोड़ 50 लाख साल पहले, ठीक है। तो 2 करोड़ 50 लाख साल पहले कौन आए, ड्रायोपिथेकस। उसके बाद आए रामापिथेकस, और रामापिथेकस कब आए, 1 करोड़ साल पहले। कब, 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस। उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए, 40 लाख साल पहले, ठीक है। उसके बाद आए स्किल्ड ह्यूमन, जिसको स्टोन टूल्स वगैरह बनाने आते थे, वो स्किल्ड ह्यूमन कब था, 20 लाख साल पहले। कब था, 20 लाख साल पहले। नाउ मैन विथ एन इरेक्ट पोस्चर, मतलब एकदम सीधा खड़ा हो सकता था, वो कब है, 15 लाख साल पहले, ओके। उसके बाद आया निएंडरथल मैन, जिसे हम कहते हैं होमो निएंडरथलेंसिस, और ये कब आया, 1.5 लाख साल पहले, 1,50,000 ईयर्स एगो। और उसके बाद आया क्रो मैग्नन मैन, और ये आया 50,000 साल पहले। और उसके बाद कौन आया, होमो सेपियंस, जो कि आज हम हैं, उसे हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो इसके बाद होमो सेपियंस आया, और होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस ऐसे आया, ठीक है। तो ये सब हमें स्टेजेस देखने को मिलती है। अब देखिए क्या है, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू फॉर्म फ्रॉम अ वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एवोल्यूशन, ओके। तो क्या है, हमें पता है कि एवोल्यूशन से क्या हुआ, एक बहुत ही सिंपल सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, और उससे ही कई सारे मल्टीपल तरीके के हमें बायोडाइवर्सिटी मिली, मतलब मल्टीपल तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिले हैं, ओके। नाउ देखिए, इन दिस एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर ऑन द प्रीवियस स्लाइड। अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई उसकी ओरिजिन कहां से थी, तो देखिए लेमर जो होते हैं ना, हमारे लेमर नाम के एक एनिमल होते हैं, ठीक है, इस टाइप के एनिमल थे, कब थे, 7 करोड़ साल पहले, ओके। सो देखिए क्या है, लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो, 7 करोड़ साल पहले लास्ट वाले जो डायनासोर थे वो डिसअपियर हो गए, वो गायब हो गए। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स हु वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। तो आज जो हमें लेमर्स देखने को मिलते हैं उनसे ही सिमिलर ये एंसेस्टर थे, और इनसे ही मंकी लाइक एनिमल्स आए। देखिए क्या है, टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो। तो क्या है, 4 करोड़ साल पहले हो सकता है कि इनकी जो टेल थी वो गायब हो गई। देख सकते हैं आप, इसके और इसके बीच में फर्क दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। जो 7 करोड़ साल पहले था यहाँ पे टेल थी, जो 4 करोड़ साल पहले था यहाँ पे टेल नहीं है, ओके। अब देखिए क्या है, दे डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, देयर हैंड्स वर आल्सो इंप्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल्स वर इवॉल्व्ड। तो देखिए क्या है, उनका क्या हुआ, जो ब्रेन है वो बड़ा होने लगा और डेवलप होने लगा, और उनके जो हाथ है वो भी इवॉल्व होने लगे, और वो अब 4 पैरों की जगह 2 पैरों 2 हाथों के साथ काम कर सकते थे, ओके। और देखिए क्या है, मीनवाइल दीज एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व्ड इनटू गिब्बन एंड ओरंगुटैन, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये जो थे ना हमारे जो पहले वाले लेमर्स थे वो अफ्रीका में हुआ करते थे, ठीक है, अफ्रीका में। और मेरे ख्याल से पिक्चर क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद वो कहाँ पे आए, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, मतलब जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो ब्राउन कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आए। और यहाँ पे इनका कैसा एवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे इनका एवोल्यूशन हुआ इनटू गिब्बन एंड ओरंगुटैन, ठीक है। तो आपको गिब्बन और ओरंगुटैन के यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, इसमें एवोल्यूशन हुआ, ओके। समझ में आई बात। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, रिमेनिंग ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 करोड़ years ago। तो देखिए क्या हुआ, कुछ एनिमल जो है वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ गए, लेकिन कई सारे एनिमल्स जो है वो यही के यही अफ्रीका में ही रहे, और बाद में उनका किसके अंदर परिवर्तन हो गया, इनटू गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, ठीक है। तो ये है गोरिल्ला की फोटो, ये है चिंपैंजी, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। इसके अंदर 2.5 करोड़ ईयर्स, 2.5 करोड़
ईयर्स पहले इस पे इवोल्यूशन हो गया होगा. नाउ इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी अकर्ड इन अ डिफरेंट वे. तो 2 करोड़ साल पहले जो एप्स थे, एप्स मतलब जो गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह थे, इनका एवोल्यूशन कुछ अलग तरीके से हुआ ऐसा देखने को मिलता है. दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क. अब इनके अंदर जो है हाथों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था. Those apes started to live on land as the forests started to decline due to dry environment. तो देखिए ये जो है इनको लैंड पे रहना पड़ा क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो सूखा पड़ने की वजह से फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगे थे. तो इसलिए इनको अब पेड़ों की जगह लैंड पे रहने को लगा, मतलब जमीन पे रहना लगा. ओके, दे आर लंबर बोन्स. लंबर बोन्स मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जो हड्डियां थी. दे डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड्स एंड देयरबाय देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज. तो पहले इनकी बोन्स ऐसी झुकी हुई थी और इसकी वजह से इनको दोनों हाथों का भी सपोर्ट लेना पड़ता था, जबकि ये डेवलप हो के ये एकदम स्ट्रेट हो गए और इसकी वजह से ये लोगों को अभी हाथ फ्री हो गए. ओके, एंड these first human-like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. तो करीब 2 करोड़ सालों पहले, मतलब यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि ये जो है वो धीरे धीरे करके अब स्ट्रेट होने लगे हैं. ओके, इरेक्ट पोस्चर उनको मिलने लगा है. अब उसके आगे क्या होता है? फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रेमापिथिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. तो ईस्ट अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे रहने वाला रेमापिथिकस, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड. मतलब रिकॉर्ड है ये, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में कब से था, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि तब से था. ओके, एंड ईस्ट अफ्रीका में ये पाया जाता था रेमापिथिकस. एंड आफ्टरवर्ड्स दिस एप grows up in size and becomes more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved around 40 lakh years ago. तो 40 लाख साल पहले यहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, इसको और भी डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस होमो अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो एंड द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप. तो देखिए क्या है, 20 लाख साल पहले क्या हुआ कि इनका जो मॉर्फोलॉजी था, मतलब जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर था, ये क्या हुआ, ये ऐसा लगने लगा जैसे कि ये इंसानों की तरह हो गए हैं. ओके, इंसानों की तरह हो चुके हैं, इसलिए हम इसे होमो, इस होमो नाम के जीनस में काउंट करते हैं. तो इसलिए जो जीनस होमो में इनको 20 लाख साल पहले वाले जो हमारे क्रीचर्स थे, इनको जीनस होमो में डाला जाता है. ओके, फिर पहले होमो हैबिलिस थे, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आए, फिर उसके बाद होमो निएंडरथलेंसिस आए. आपने 5th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा आई थिंक. ओके, अब देखिए क्या है, अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व्ड. तो 15 लाख साल पहले क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट चलने वाले इंसानों का इवोल्यूशन हुआ. It may have existed in China and Indonesia of the Asian continent. तो हो सकता है कि ये कहाँ पे देखने को मिले हो, यहाँ पे चाइना में और यहाँ पे इंडोनेशिया में, ऐसा माना जाता है. ओके, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो ब्रेन है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इवॉल्व होता जाता है. ओके, धीरे धीरे करके इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. अब आगे क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर. तो 1 लाख साल तक इनका ब्रेन डेवलप होता गया और इन्होंने आग को डिस्कवर कर लिया. और फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ वेरी वेरी मेजर स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन, क्योंकि इंसानों ने जो है अपनी कई सारी एक्टिविटीज में आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. इवन जो हमारा अपेंडिक्स है ना, उस अपेंडिक्स जो धीरे धीरे गायब हो रहा है ड्यू टू एवोल्यूशन, उसका भी फायर से रिलेशन है. क्योंकि फायर आई तो हमने फायर से अपना खाना पकाना शुरू कर दिया, और पके हुए खाने को हमें डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है. इसलिए इसे कहते हैं कि इट वाज अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन. ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या हुआ है, द ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व्ड
to the extent that it could be considered as a member of the class wise man। ठीक है, होमो सैपियंस का मतलब होता है कि ये वाइज मैन था, इसको सोचने की कैपेबिलिटी थी और ये एक इंटेलिजेंट आदमी था। ओके, तो ये कब था? 50,000 साल पहले ये होमो सैपियंस आए थे। और हमें होमो सैपियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सबसे इंटेलिजेंट पीढ़ी माने जाते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। ओके, अब देखिए क्या है, निएंडरथल मैन या फिर होमो निएंडरथलेंसिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। तो सबसे पहले जो है निएंडरथल मैन को वाइज मैन कहा गया था। ओके, द क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than the earlier। मतलब अब 50,000 साल पहले से क्या होने लगा है, अब ये क्रो-मैग्नन मैन बन गया और ये जो है इसके बाद काफी फास्ट तरीके से एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो हिस्ट्री में अपन उसके बाद का ही पार्ट पढ़ते हैं, उसके पहले का पार्ट तो यूजुअली आपको नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, तो आपको बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फास्ट एवोल्यूशन हुआ। अबाउट 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herds and establish the cities. तो अब 10,000 साल पहले क्या हुआ कि हमने खेती करनी शुरू की। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो पृथुवैन्य नाम के एक राजा थे, उन्होंने खेती करना शुरू किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब कई सारे क्या कहते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि खेती किसने शुरू की होगी, लेकिन अब हम साइंस में ही रहते हैं, वी डोंट गो टू द माइथोलॉजिकल पार्ट, कि 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू की थी और यहाँ पे हमने कैटल हर्ड्स भी पालना शुरू कर दिए थे। कैटल हर्ड्स मतलब गाय के बछड़े भी और गाय भी, उनको पालना शुरू कर दिया था और अपनी सिटीज को बनाना शुरू कर दिया था। सिटीज इन द सेंस हमने छोटे छोटे घर, छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया था। एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो टुक प्लेस, मतलब यहाँ पे कल्चर भी हमारा डेवलप हुआ। मतलब हम जो है अपने आर्ट फॉर्म्स को डेवलप करने लगे, हम अपनी आर्ट्स को डेवलप करने लगे। हम जो घर बनाते थे उसके ऊपर हम स्क्रिप्चर्स बनाते थे, हम स्टैचूज बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी 10,000 साल पहले से शुरू हो गया था। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड 5,000 साल पहले। ओके, सो 5,000 साल पहले हमें लिखना आ गया था एंड दस हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड। तो हिस्ट्री हमने 5,000 साल पहले शुरू की क्योंकि तब हमें लिखना आ गया था। Now modern sciences emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago। तो देखिए 400 साल पहले जो है हमारी मॉडर्न साइंसेस की शुरुआत हुई थी। मतलब जो हमारा मुगलों का ज़माना था उसके बाद से मॉडर्न साइंसेस जो है, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर था, मतलब ग्रीक्स थे वगैरह, वहाँ पे मॉडर्न साइंसेस की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया था, हमने भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया था। ओके, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ तो टीपू सुल्तान ने अराउंड 400 ईयर्स अगो ही रॉकेट का इन्वेंशन किया था। शुरुआती एकदम जो रॉकेट थे एक्चुअली वो सैनिकों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे एज अ छोटे छोटे मिसाइल। ठीक है, लेकिन बाद में इसी प्रिंसिपल पे हमने रॉकेट्स का निर्माण किया था। ठीक है, ऐसे ही कई सारे मॉडर्न साइंसेस का डेवलपमेंट 400 साल पहले से शुरू हो गया था और 200 साल पहले से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा शुरू हो गया था। ठीक है, जैसा कि आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। तो ह्यूमंस की एंसेस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, ह्यूमंस के एक्चुअल में एंसेस्टर कौन थे, ये रिसर्च आज भी चल रही है। आज भी हमें एक पक्के तौर पे पता नहीं है कि सच में कौन थे। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। पहली बात तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो और उसके ऊपर आप ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके मुझे भेजोगे। ओके, अब जो सबसे पहले टेस्ट पेपर सॉल्व करके भेजेगा वो सबसे सिंसियर है, क्योंकि आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी पढ़ाई पे क्या कहते हैं, अगर आप फोकस कर रहे हो इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप 10th में अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हो। ओके, सो आपके होमवर्क दे रहा हूँ, मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये टेस्ट पेपर टारगेट में से लिया है। अगर आपके पास टारगेट की साइंस 2 की परफेक्ट नोट्स बुक है तो उसके अंदर से ले लीजिएगा आप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
ठीक है। तो ये आपको मैंने टेस्ट पेपर दे दिया, 4 क्वेश्चन है, टोटल 25 मार्क का है। आप टाइम लिमिट लगा के करो, नहीं लगा के करो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब मेरा एक दूसरा भी चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं हर सैटरडे को 5 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। एंड पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं आप। अगर आपको चाहिए इसके एक्सरसाइज तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड अगर आप NTSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके नोट्स चाहिए, या फिर अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, इसके आप ईमेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स फॉर फ्री, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना दोस्तों के साथ भी, ठीक है। हमने आज चैप्टर खत्म कर लिया है, वेडनेसडे को मिलेंगे विथ अनदर सेकेंड चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। और कल भी आप जरूर देखिएगा, रेस्पिरेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई एम संकेत मनियार एट द स्टडी शैक, बाय बाय।